जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे सर इसके करवाइए और पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए, तो आज पेपर फर्स्ट का आपका दिया जा रहा है सॉल्यूशन। कल आपका जियोग्राफी पेपर सेकंड का जो सॉल्यूशन है उसको दिया जाएगा। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन कराने से आपका यह फ़ायदा हो जा रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको भी वीडियोस प्राप्त होती रहें, आपके दोस्तों को भी प्राप्त होती रहें। आपको अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो पता ही होगा कि जो यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जियोग्राफी पेपर फर्स्ट, जिसका कोर्स टाइटल है रीजनल जियोग्राफी, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न दिखाए जाएंगे कि किस प्रकार से आते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे कि खंड अ है, इसमें 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सभी 3-3 नंबर के होंगे और आपको 50 शब्दों में इसे लिखना होगा। कुल मिलाकर खंड अ आपका 30 प्रश्नों का होगा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 30 नंबर का होगा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, परियोजना संश्लिष्ट क्या होता है। इसको हम आगे चल के अभी देखेंगे, आपको सब जो प्रश्न है यहाँ पर सबके आंसर बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कृषि नगर नियोजन, तीसरा है पर्यावरण नियोजन, चौथा है आर्थिक वृद्धि क्या होती है, पांचवा है आर्थिक कल्याण, छठा है प्रसार प्रभाव, सातवां है सांस्कृतिक प्रदेश, आठवां है विकेंद्रीकरण सिद्धांत, नौवां है कर्मोपलक्षी प्रदेश और 10वां है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। इस प्रकार से आपके खंड में 10 प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में आपको सभी को लिखना है। सभी के लिए आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए होंगे, 3 प्रश्न उसमें से करने होंगे और उसको 200 शब्दों में लिखना होगा। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न है एनालाइज मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में बहुस्तरीय नियोजन का विश्लेषण कीजिए। तीसरा प्रश्न है आर्थिक विकास के सूचकों की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है संधारित विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर। छठा प्रश्न हमारा विकसित एवं विकासशील की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन क्या है, इसके उपागमों का उल्लेख कीजिए। और आठवां प्रश्न आपका है प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नौवां प्रश्न है रोस्टोव के आर्थिक विकास के अवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपका खंड ब हो गया। अब खंड स में आपको केवल एक प्रश्न करना होता है, जो कि आपको 500 शब्दों में लिखना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है प्रदेश क्या है, प्रादेशिकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण कीजिए। और 13वां और लास्ट प्रश्न है पैरोक्स के विकास ध्रुव मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये आपका पूरा प्रश्न पत्र हो गया, जो कि आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा दिया है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं खंड आ का पहला प्रश्न जो हमारा था परियोजना संश्लिष्ट क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे से बस आप सुनते रहिए, आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ दिया जाए उससे रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो रही है और होती रहेगी। चलिए देखते हैं परियोजना संश्लिष्ट होता क्या है। परियोजना संश्लिष्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परियोजना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न पहलू, कोई भी परियोजना हो उसके विभिन्न पहलुओं का क्या होता है, विश्लेषण होता है और मूल्यांकन किया जाता है। यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, परियोजना संश्लिष्ट कहलाती है। इसका उद्देश्य जो है परियोजना की सफलता की संभावना का मूल्यांकन करना और परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना होता है। परियोजना संश्लिष्ट में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला क्या होता है, परियोजना का उद्देश्य निर्धारित करना। सर्वप्रथम किसी भी परियोजना का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरा क्या चरण है, परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, परियोजना के लिए आवश्यक समय और लागत का अनुमान लगाना, परियोजना के जोखिमों और चुनौतियों का मूल्यांकन करना, और लास्ट हमारा चरण है परियोजना के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की पहचान करना। ये हमने
समझ लिया परियोजना संश्लिष्ट क्या होता है। अगला हमारा प्रश्न था कृषि नगर नियोजन। आपको हर एक टॉपिक समझा दिया जा रहा है, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको आपको पूछा जाए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, आप उसको विश्लेषित करके अच्छे से लिख पाएंगे। तो कृषि नगर नियोजन क्या होता है? कृषि नगर नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि क्षेत्रों में नगरों का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। कृषि नगर नियोजन में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि पहला पहलू है कृषि क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, कृषि क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। अगला आपका तीसरा जो प्रश्न था पर्यावरण नियोजन। तो पर्यावरण नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो वह पर्यावरण नियोजन कहलाता है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाता है? पर्यावरण नियोजन कहलाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करना है। पर्यावरण नियोजन में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि पहला है पर्यावरण के संरक्षण के लिए नीतियों का निर्माण करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। किसी भी चीज़ से बचना है तो हमें सबसे पहले उससे नियंत्रण करना होगा, उसके पश्चात उससे बचने वाले हमें प्रावधान करने होंगे, एक प्रकार से प्रबंधन करने होंगे। उसी प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं सबसे पहले उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसके बाद उसके संरक्षण के लिए नीतियों का निर्माण हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है आर्थिक वृद्धि क्या होता है? आर्थिक वृद्धि एक देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है, जैसे कि क्या जीडीपी जो कि सकल घरेलू उत्पाद होता है में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार में वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, देश में जितने भी कृषि हो रहे हैं उसमें उत्पादन में वृद्धि हो, लोगों की आय में वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो और जीडीपी में वृद्धि हो। ये सभी चीज़ें आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण पहलू हैं और आर्थिक वृद्धि को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है आर्थिक कल्याण क्या होता है? आर्थिक कल्याण एक देश के नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाता है, जैसे कि उनकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाएं। आर्थिक कल्याण के महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो आय में समानता होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए, रोजगार के अवसर प्रदान होने चाहिए और सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। छठा प्रश्न हमारा है प्रसार प्रभाव क्या होता है? प्रसार प्रभाव एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें एक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। प्रसार प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि एक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर, आर्थिक वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि के कारण आय में वृद्धि। ये सभी चीज़ें क्या है प्रसार प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न सातवां हमारा है सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति और परंपरा का प्रभाव होता है। सांस्कृतिक प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि एक विशिष्ट संस्कृति और परंपरा, एक विशिष्ट भाषा और बोली, एक विशिष्ट कला और साहित्य और एक विशिष्ट खान पान और त्यौहार। एक प्रकार से जब संस्कृति विशिष्ट होगी, कहीं की परंपरा विशिष्ट होगी, उसके प्रभाव में जो प्रदेश आता है वही सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न विकेंद्रीकरण सिद्धांत क्या होता है? विकेंद्रीकरण सिद्धांत एक प्रशासनिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें शक्ति और अधिकार केंद्र सरकार से हटाकर स्थानीय सरकारों और संस्थाओं को दे दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, जैसे कि आप में केंद्र में मोदी जी हैं और आप स्थानीय स्तर पर हैं और आपको रोड बनवाना है, तो आप क्या सीधे बात कर पाएंगे मोदी जी से? तो शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण हो जाता है तो आपकी स्थानीय सरकार जो है, जैसे कि प्रधान आपके हैं, आप उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए, इस चीज़ की समस्या है, तो वह उसे समाधान उसका करेंगे। तो यही विकेंद्रीकरण सिद्धांत होता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना होता है। अगला प्रश्न हमारा नौवां प्रश्न है कर्मोपलक्षी प्रदेश क्या होते हैं? कर्मोपलक्षी प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि या उद्योग का प्रभाव होता है। इसका उद्देश्य है एक विशिष्ट उद्योग के विकास को बढ़ावा देना,
रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना होता है। 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मरुस्थल क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मरुस्थल क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जल संचयन और प्रबंधन को बढ़ावा देना, मरुस्थल क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, ये सभी चीज़ें मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, उसके उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। ये हमने खंड आ के सभी प्रश्नों को जो है हल कर लिया। अब हम खंड ब के दूसरे प्रश्न पर पहुंचेंगे, जो कि है भारत में बहुस्तरीय नियोजन का विश्लेषण कीजिए। भारत में जो बहुस्तरीय नियोजन है उसको हमें विश्लेषित करके समझना है। भारत में बहुस्तरीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर नियोजन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इसका उद्देश्य क्या होता है? विकास को बढ़ावा देना, संसाधनों का सही उपयोग करना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना। भारत में बहुस्तरीय नियोजन के चरणों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन होता है, राज्य स्तर पर नियोजन, जिला स्तर पर नियोजन और स्थानीय स्तर पर नियोजन होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है आर्थिक विकास के सूचकों की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास के सूचक वे मापदंड हैं जिनका उपयोग आर्थिक विकास की माप करने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचक हैं जैसे कि जीडीपी जो कि सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार दर, मुद्रास्फीति दर, विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात और आयात। ये सभी चीज़ें जो हैं वह आर्थिक विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न था संदृढ़ विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। संदृढ़ विकास जो होता है वह एक ऐसी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को एक साथ जोड़कर विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। संदृढ़ विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की भागीदारी। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जिसमें से पहला हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना, आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना। अगला हमारा है ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है विकसित एवं विकासशील की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विकसित और विकासशील देशों की अवधारणा जो है आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर उच्च आर्थिक व्यवस्था होती है, उच्च आर्थिक विकास वहाँ पर होता है, उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है, उच्च जीवन स्तर होता है, उन्नत तकनीक और बुनियादी सुविधाएं होती हैं, निम्न मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर होती है। विकासशील देशों में क्या होता है? निम्न आर्थिक विकास होता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, निम्न जीवन स्तर, सीमित तकनीक और बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर होता है। सातवां प्रश्न की बात करें तो सातवां प्रश्न हमारा था प्रादेशिक नियोजन क्या है, उसके उपागमों का उल्लेख कीजिए। प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और इसका उद्देश्य होता है क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, संसाधनों का सही उपयोग करना, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। प्रादेशिक नियोजन की उपागम की बात करें तो पहला होता है क्षेत्रीय विश्लेषण, स्रोत विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, भागीदारी नियोजन, स्थानीय स्तर पर नियोजन करना। इन उपागमों का उपयोग प्रादेशिक नियोजन में विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने, योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। ये उपागम जो होते हैं प्रादेशिक नियोजन को
प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रादेशिक नियोजन जो है निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक नियोजन, राज्य स्तर पर प्रादेशिक नियोजन, जिला स्तर पर प्रादेशिक नियोजन, स्थानीय स्तर पर प्रादेशिक नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, शहरी नियोजन, ग्रामीण नियोजन, पर्यावरण नियोजन। इन प्रकारों का उपयोग जो है विभिन्न स्तरों पर प्रादेशिक नियोजन के लिए किया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, रोस्ट्रोव के आर्थिक विकास की अवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। रोस्ट्रोव के आर्थिक विकास की अवस्था सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा है पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था, उभार की अवस्था, एकीकरण की अवस्था, उच्च उपभोग की अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझना और विकासशील देशों के लिए विकास की रणनीति बनाना है। रोस्टोव का सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर था हमने सॉल्व कराया हर एक प्रश्न को। जो भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसका जो है पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, वहां से लेकर रिवीजन कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जब भी पेपर हो, पेपर जो आपका है वो पीडीएफ बना के आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जहां से लेकर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप आकलन कर सकेंगे कि कितना हम क्या सही लिख कर आए हैं, और जिन यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो नहीं हुआ रहेगा एग्ज़ाम, उनको एक प्रकार से इसमें राहत मिलेगी। वह समझ पाएंगे कि इस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन अवश्य करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके कैसा लगा आपको ये तैयारी भरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।